हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू रविंद्रन यूट्यूब चैनल। फिजिक्स के इस वाले पार्ट में अब हम न्यूमेरिकल्स के साथ साथ थोड़ा सा डेरिवेशन भी स्टार्ट करने वाले हैं। सबसे पहले हम चैप्टर 1 इलेक्ट्रिक फील्ड और चार्ज जो है उसमें से कूलाम नियम जो है हमारा कूलाम का बल वाला नियम, उसका डेरिवेशन करेंगे। और उसके आगे इस वाले वीडियो में हम कुछ और इम्पोर्टेंट डेरिवेशन देखेंगे। ये डेरिवेशंस राजस्थान बोर्ड और किसी भी स्टेट बोर्ड या सेंट्रल बोर्ड के जो एग्जाम होते हैं उनके पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। साथ ही इन डेरिवेशंस की फील अगर आपको है तो आप जो कंपटीशन एग्जाम्स में क्वेश्चंस आते हैं उन्हें भी इजीली सॉल्व कर पाओगे। तो आपको पता होना चाहिए कि जो फॉर्मूला आपको निकल के आया, जो आप किसी क्वेश्चन में अप्लाई कर रहे हो, वो आया कहाँ से, उसके जो वेरिएबल से पैरामीटर से वो क्या क्या है, कैसे डिराइव होते हैं, ताकि आपको जो घुमा फिरा कर क्वेश्चन आया हुआ है चाहे वो ऑब्जेक्टिव हो उसको क्रैक करने में हेल्प मिल सके। तो हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहले सबसे बेसिक फॉर्मूले से। वो फॉर्मूला है कूलाम का नियम। तो जो कूलाम का नियम है वो विद्युत बल को दिखाता है, दो आवेशों के मध्य लगने वाले बल के बारे में बताता है। ये कहता है कि दो आवेशों के मध्य लगने वाला बल उन आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है। तो पहली चीज जो है विद्युत बल के बारे में वो ये कही जाती है कि अगर दो आवेश Q1 और Q2 हैं तो उन दोनों आवेशों के मध्य लगने वाला जो बल है उन दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती है। एक आवेश Q1 है, दूसरा Q2 है, तो बल किसके समानुपाती होगा? Q1 इंटू Q2 के। इसी के साथ एक और चीज इसी नियम में ऐड की जाती है, वो ये है कि दोनों के मध्य लगने वाला बल दोनों के मध्य की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। यानी कि ये बल 1/r² के समानुपाती भी होता है, जहां r आवेश Q1 और Q2 के मध्य की दूरी है। यहाँ पर हमें दो आवेश दिए गए हैं, एक Q1 दिया गया है, एक Q2 दिया गया है, और दोनों के मध्य की दूरी r है। इन दोनों के मध्य लगने वाले विद्युत बल की हम गणना कर रहे हैं। तो कूलाम ने ये कहा कि इन दोनों के मध्य लगने वाला बल दोनों के आवेश के गुणनफल के समानुपाती होगा और दोनों के मध्य की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा। तो इन दोनों स्टेटमेंट को हम मैथमेटिकल टर्म्स में ऐसे लिख सकते हैं, F is proportional to Q1 into Q2 and F is proportional to 1/r²। अगर हम दोनों को कंबाइन करते हैं तो हमें ऐसा कुछ मिलेगा, F is proportional to Q1 into Q2 divided by r²। ठीक है। और अगर इस समानुपाती चिन्ह को हटाते हैं तो एक समानुपाती नियतांक हमें लगाना पड़ेगा। वो नियतांक होता है K, जिसे आप कूलाम नियतांक कह सकते हैं। तो F बराबर K Q1 Q2 बटे r²। ये कूलाम का नियम है। फाइनल ये फॉर्मूला है K Q1 Q2 बटे r², जहां K कूलाम नियतांक है जिसका मान 9 इंटू 10 की घात 9 होता है। 9 इंटू 10 की घात 9। अगर आप इसका मात्रक देखना चाहते हैं तो K को यहीं रहने दे, बाकी को इधर ले जाएं। Fr² बटे Q1 Q2 यानी न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे कूलाम स्क्वायर। तो वो आ जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे कूलाम स्क्वायर। ये जो K है उसको 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 भी कह सकते हैं, जहां पे एप्सिलॉन 0 जो है वो क्या है? निर्वात की विद्युतशीलता। अगर हमें माध्यम दे रहा हो निर्वात की जगह तो यहाँ पे अपन 4 पाई एप्सिलॉन ले लेंगे। 4 मतलब K/एप्सिलॉन r डाल देंगे। यहाँ पे फॉर्मूले में जो फोर्स आएगा वो क्या आ जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन r Q1 Q2 अपॉन r²। अगर माध्यम दिया हुआ है तो उसकी जो विद्युतशीलता है माध्यम की उसको भी कंसीडर करना पड़ेगा। ठीक है। तो कूलाम का नियम तो इतना सा ही हो गया। F बराबर K Q1 Q2 बटे r², जहां Q1 और Q2 दिए हुए आवेश हैं और r उनके मध्य की दूरी है। अब यहां से आप एनालिसिस करो तो पता चलेगा कि अगर दोनों आवेश समान प्रकृति के हैं तो दोनों का गुणनफल धनात्मक आएगा, और धनात्मक
मान बताता है कि ये प्रतिकर्षण वाला बल है और दोनों आवेश विपरीत प्रकृति के हैं, मतलब एक धन आवेश और एक ऋण आवेश है, तो दोनों का गुणनफल नेगेटिव आएगा और नेगेटिव दिखाता है कि दोनों के मध्य आकर्षण वाला बल है। अब कूलाम नियम के डेरिवेशन के बाद हम सेकंड डेरिवेशन देख रहे हैं, बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की गणना। तो इसके लिए सबसे पहले आपको विद्युत क्षेत्र की परिभाषा पता होनी चाहिए। विद्युत क्षेत्र क्या है? किसी आवेश के चारों ओर वह क्षेत्र जिस पर जहां तक वह दूसरे आवेश को प्रभावित कर सकता है। दूसरे आवेश को कैसे प्रभावित करेगा? उसको या तो आकर्षित करेगा या प्रतिकर्षित करेगा, मतलब उस पर या तो आकर्षण का बल लगाएगा या प्रतिकर्षण का बल लगाएगा। तो किसी आवेश के चारों ओर वह क्षेत्र जिस पर वह दूसरे आवेश को आकर्षित या प्रतिकर्षित कर सकता है, वह उस दिए गए आवेश का विद्युत क्षेत्र होता है और वो जितने बल से आकर्षित या प्रतिकर्षित करता है उसके आधार पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाली जाती है। तो जब मैं ये कह रहा हूं कि बिंदु आवेश के विद्युत क्षेत्र की गणना करना, मतलब बिंदु आवेश के द्वारा उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करने से है, जिसे मैं ई वेक्टर से दर्शाता हूं। तो इसकी परिभाषा क्या होती है ई वेक्टर की, वो पहले पता हो, उसके बाद डेरिवेशन हो पाएगा। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा ये है कि अगर हम किसी आवेश से r दूरी पर या किसी आवेश के विद्युत क्षेत्र में एकांक परीक्षण धनावेश रख दें, तो उस पर जितना बल लग रहा होगा वही उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो जाएगी उस आवेश के द्वारा। मतलब एकांक परीक्षण धनावेश रख दो और उस पर बल निकाल लो। अगर आपके एकांक परीक्षण धनावेश नहीं है, 5 इकाई वाला धनावेश है, तो जितना बल लग रहा है उसमें 5 का भाग दे दो। 10 वाला है तो जितना बल लग रहा है उसमें 10 का भाग दे दो। और अगर आपके पास Q0 है परिमाण का धनावेश, तो जितना बल लग रहा है उसमें Q0 का भाग दे दो, यानी कि जो E वेक्टर आएगा वो लगने वाला बल उस परीक्षण धनावेश पर बटा उस परीक्षण धनावेश की मात्रा हो जाएगी। क्योंकि अगर इकाई धनावेश होता तो जो बल आता वो डायरेक्ट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो जाती, लेकिन अगर इकाई धनावेश अवेलेबल नहीं है हमारे पास, कुछ दूसरा धनावेश अवेलेबल है, तो जो है वो रख दो और उसको डिवाइड कर दो जिससे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकल जाए। जैसे मेरे पास ये एक Q आवेश है, इसकी वजह से मैं देखना चाहता हूं कि R दूरी पर इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है। तो मैं यहाँ पे एकांक परीक्षण धनावेश नहीं रख पा रहा, तो मैंने Q0 वाला परीक्षण धनावेश कहीं से उठा के लाया और उसको यहाँ पे रख दिया। अब इस पर इसकी वजह से लगने वाला बल कौन सा होगा? विद्युत बल, कूलाम बल। तो F का मान तो क्या हो गया? Q0 अपॉन R स्क्वायर। ये तो F का मान हो गया, लेकिन मुझे Q0 से डिवाइड भी करना पड़ेगा क्योंकि मुझे क्या निकालना है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वो क्या होती है? फोर्स अपॉन चार्ज। तो इसका आवेश Q0 दे रखा है, Q0 से Q0 कट जाएगा तो E की वैल्यू आ जाएगी KQ अपॉन R स्क्वायर। तो परिमाण में ही आ जाएगा और दिशा में इससे दूर की तरफ आ जाएगा, जो विद्युत बल रेखाओं के कंसेप्ट से आ जाता है। तो फिलहाल अपन परिमाण की बात करें, परिमाण क्या आ रहा है इसका? KQ अपॉन R स्क्वायर। Q0 से Q0 कट गया। धनावेश के लिए दिशा दूर की तरफ होती है और ऋणावेश के लिए दिशा पास की तरफ होती है। ओके, अब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में आगे बढ़ते हुए हम द्विध्रुव के अक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करना सीखेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं कि द्विध्रुव क्या है। द्विध्रुव एक ऐसा निकाय है जिसमें दो समान आवेश और विपरीत चिन्ह, दो समान परिमाण और विपरीत चिन्ह वाले आवेश एक दूसरे से बहुत छोटी सी दूरी पर रखे हुए हों। ऐसे कुछ यहाँ पे कुछ -Q है और यहाँ पे कुछ +Q है और इन दोनों के मध्य दूरी बहुत कम है। लेकिन अगर बहुत कम दूरी में बोर्ड पे बनाऊंगा तो आपको समझना मुश्किल हो जाएगा, इसलिए मैंने थोड़ा सेपरेशन इनमें दिखा दिया। इन दोनों के बीच की दूरी मैंने मान ली 2a। a की जगह मैंने 2a मान ली। उसका क्या रीजन है वो थोड़ी देर बाद आपको समझ में आएगा, वो हम इस डेरिवेशन में यूज कर लेंगे। फिलहाल मैं क्या बता रहा हूं कि द्विध्रुव एक ऐसा निकाय है जिसमें दो समान परिमाण और विपरीत चिन्ह वाले आवेश एक दूसरे से अति अल्प दूरी पर रखे हों।
इस तरह के निकाय को द्विध्रुव कहते हैं और द्विध्रुव आघूर्ण जो आता है वो आता है p वेक्टर बराबर आवेश इनटू उनके मध्य की दूरी। 11th क्लास केमिस्ट्री केमिकल बॉन्डिंग में भी ये चीज बताई जाती है, म्यू बराबर q इनटू डी। वैसा ही यहाँ पर है म्यू या p वेक्टर बराबर q यानी आवेश इनटू उनके मध्य की दूरी 2aq। ये p का मान हो गया। अगर इसका मात्रक देखें तो कूलाम इनटू मीटर होगा और इसी के हिसाब से आप इसकी वीमा वगैरह भी कैलकुलेट कर सकते हो, वो कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। तो हमें फिलहाल याद रखना है p वेक्टर बराबर 2aq है। अब क्योंकि सदिश है तो इसकी कुछ ना कुछ दिशा भी होगी और इसकी दिशा क्या होती है, हमेशा माइनस q आवेश से प्लस q आवेश की ओर। द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा होती है हमेशा माइनस q से प्लस q, जिसको हम p कैप से दर्शा देते हैं। तो p कैप किस चीज को दिखाता है, माइनस q से प्लस q की ओर। तो यहाँ पे टोटल दूरी 2a है, यहाँ माइनस q है, यहाँ प्लस q है और ये द्विध्रुव का केंद्र है। ठीक है, इस बिंदु को द्विध्रुव का केंद्र कहेंगे। यहाँ से माइनस q की दूरी प्लस a होगी और यहाँ से प्लस q की दूरी भी a होगी। दोनों तरफ a दूरी पर होता है, बिल्कुल बीचों बीच वाला भाग होता है। अब इस द्विध्रुव से r दूरी पर स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। कहां पे, अक्ष पर। तो अक्ष क्या है, माइनस q और प्लस q को मिलाने वाली रेखा। तो इस रेखा पर कहीं भी r दूरी पर स्थित कोई बिंदु है तो वहां पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी है, ये गणना हमें इस डेरिवेशन के अंदर करनी है। तो जब भी हम किसी बिंदु को द्विध्रुव से r दूरी पर कहते हैं तो वो द्विध्रुव से दूरी का मतलब होता है उसके केंद्र से दूरी। तो ये टोटल दूरी r है, ये दूरी a थी, तो ये दूरी यानी कि प्लस q से बिंदु a तक की दूरी बच गई क्या, r माइनस a, और माइनस q से a तक की दूरी हो गई r प्लस a। यानी ये प्लस q आवेश इस बिंदु a से r माइनस a दूरी पर है, क्योंकि टोटल r था, ये वाला भाग a घट गया तो ये r माइनस a रह गया। ये r था, a और ऐड हो गया तो ये दूरी r प्लस a हो गई। तो इस बिंदु a पर अगर हमें कुल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है तो इस वाले आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और इस वाले आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के सदिश योग के बराबर होगी। तो इस वाले आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमारी आएगी kq अपॉन r माइनस a का होल स्क्वायर। और इसकी डायरेक्शन कैसे आएगी, प्लस से दूर की ओर इन दोनों के केंद्रों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश। तो ये प्लस से इधर की तरफ आ रही है, यानी कि इफेक्टिवली माइनस q से प्लस q की तरफ जा रही है, जो कि p कैप की दिशा है, जो मैंने शुरू में आपको बताई थी कि द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा माइनस q से प्लस q की ओर होती है। फिर इसकी वजह से देखें तो प्लस लगा देता हूं मैं, k माइनस q बाई क्या आएगा, ये टोटल r प्लस a का होल स्क्वायर, kq अपॉन r प्लस a का होल स्क्वायर। तो माइनस q आ गया है और इसकी वजह से डायरेक्शन किधर आएगी, माइनस q वाले की वजह से इधर है ना। ये जो माइनस q है वो इसको इधर खींचने की कोशिश करेगा, तो वही माइनस p कैप में आ गया। तो फाइनली एक्चुअली आ गया वही, अपन यहाँ पे माइनस साइन ले लिया तो माइनस में p कैप लगाने की जरूरत नहीं है, माइनस से अपने आप में p कैप को दिखा रहा है। तो आप ओवरऑल ये बता देंगे कि kq बाहर आ गया, p कैप बाहर आ गया और अंदर क्या रह गया, 1 अपॉन r माइनस a का होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन r प्लस a का होल स्क्वायर। ओके, तो ये इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो गई। अब अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो इनका एलसीएम इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन आएगा, फिर ये इससे मल्टीप्लाई होगा और ये इससे मल्टीप्लाई होगा, तो फाइनली बनेगा क्या, kq p कैप तो ऊपर ये r प्लस a का होल स्क्वायर यानी r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस 2ar, और इधर r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस 2ar। तो r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर से r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर तो कट जाएगा, 2ar माइनस माइनस 2ar मिलकर बनेगा 4ar।
नीचे इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन होगा तो r माइनस ए इंटू आर प्लस ए की वैल्यू क्या हो जाएगी आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो नीचे वाला भाग बन जाएगा आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखो ये जो 4ar है और इधर q है, तो 4 में से 2 को बाहर निकालने तो क्या बचेगा 2a और ये q, 2aq मिलाकर मोड p हो गया यानी कि द्विध्रुव आघूर्ण का परिमाण और p कैप उसकी दिशा। तो ये 2aqp कैप मिलकर हो गया टोटल p वेक्टर। क्या हो गया p वेक्टर, और 2 एक्स्ट्रा बच गया तो ये इसको मैं टोटल लिख सकता हूं 2kp वेक्टर इंटू r डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब इसमें से मैंने आर स्क्वायर कॉमन निकाला तो आर स्क्वायर बाहर निकालूंगा तो आर स्क्वायर की पावर 2 बाहर निकलेगी तो r की पावर 4 आ जाएगा बाहर, और अंदर क्या रह जाएगा 1 माइनस ए स्क्वायर बाई आर स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब अगर r a से बहुत बड़ा है, जनरली होता भी है ये, क्योंकि ये अति अल्प दूरी मैंने आपको बताई है, द्विध्रुव आघूर्ण में दोनों आवेशों के मध्य दूरी बहुत कम होती है, तो सामान्यतः a r से बहुत छोटा होता है। तो a बटा r की वैल्यू 0, तो 1 माइनस 0 1, 1 का स्क्वायर 1, तो यहां रह जाएगा ओनली r की पावर 4, r से r 4 कट जाएगा। तो फाइनली हम देखेंगे कि जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आएगी वो आएगी 2kp वेक्टर अपॉन r क्यूब, यानी कि 2k तो 9 × 10⁹ है, p माइनस q प्लस q से निकलेगा दूरी के हिसाब से इस सूत्र से, और r क्यूब से डिवाइड हो जाएगा, और डायरेक्शन कहां से कहां तक होगी माइनस q से प्लस q पर। तो किसी द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति पर r दूरी पर रखे हुए बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 2kp वेक्टर अपॉन r क्यूब होती है। अब हम देखते हैं द्विध्रुव के निरक्ष पर स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी है। अब हम निरक्ष पर लेंगे। निरक्ष क्या होता है, इन दोनों के केंद्र से जाने वाली लंबवत रेखा, उसको हम निरक्ष कहते हैं। तो उस पर स्थित किसी बिंदु पर जो कि इससे r दूरी पर है, आपको निकालनी है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो कैसे निकालें, तो सबसे पहले हम ये देख लें कि टोटल दूरी 2a है, ये माइनस q ये प्लस q है, तो ये दूरी a हो जाएगी, ये दूरी a हो जाएगी, केंद्र दोनों से a दूरी पर है, r दूरी पर हमें पॉइंट लेना है a। ठीक है, ये माइनस q वाला इस वाले बिंदु पर अपनी तरफ विद्युत क्षेत्र जनरेट करेगा ऐसे, ठीक है, खींचेगा अपनी ओर, प्लस q वाला धक्का देगा इस साइड। ठीक है, विद्युत बल रेखाएं प्लस आवेश से बाहर निकलती है और माइनस आवेश की ओर आती है, तो इसकी वजह से विद्युत क्षेत्र होगा E इस दिशा में, E1 मान लेता हूं मैं, और इसकी वजह से भी होगा E1, दोनों का परिमाण समान होगा, दिशाएं अलग होगी, बस परिमाण क्यों समान है, क्योंकि दोनों का आवेश माइनस q प्लस q है, परिमाण में समान, और दोनों की बिंदु से दूरी भी बराबर है, ये a है ये r है, तो ये भी अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर है, और ये भी अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर है। तो दो समान बिंदु, समान परिमाण वाले बिंदु आवेश हैं, वो समान दूरी पर समान विद्युत क्षेत्र की तीव्रता रखेंगे, दिशाएं अलग हो सकती हैं, तो इसकी वजह से यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 है, इधर इसकी वजह से भी E1 है। थोड़ी देर के लिए मैं इसे E1 ही लिख रहा हूं, बाद में लिख दूंगा KQ अपॉन a स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ठीक है, अब देखो अगर ये भुजा और ये भुजा बराबर है, ये भुजा बराबर है, ये दोनों भुजा बराबर है, तो ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो गए, तो ये कोण जितना होगा थीटा, ये कोण भी उतना ही होगा थीटा। ठीक है, अगर ये कोण थीटा है तो एकांतर कोण से ये कोण भी थीटा हो गया। अब इधर E, इसका थीटा का ये वाला घटक जाएगा E cos थीटा, E1 cos थीटा कह सकते हैं, थीटा के साथ वाला घटक, और थीटा पे लंबवत वाला घटक नीचे जाएगा E1 sin थीटा। ठीक है, जबकि इस E1, इस ऊपर वाले E1 में देखें तो ये कोण थीटा है, तो ये थीटा होगा एकांतर से, और थीटा का शीर्षाभिमुख कोण ये, तो इसका ये थीटा के साथ वाला घटक E1 cos थीटा और ऊपर वाला घटक E1 sin थीटा, तो ऊपर का घटक गया E1 sin थीटा और इधर E1 cos थीटा।
तो कुल मिला के इस वाली डायरेक्शन में 2 बार आ गया E1 cos थीटा और इसमें अपोजिट डायरेक्शन में आया जो एक दूसरे को क्रॉस कर दिया। तो कुल मिला के इस वाले बिंदु पर फाइनल विद्युत क्षेत्र रह गया हमारा इस डायरेक्शन में और कितना रह गया 2E1 cos थीटा। और क्योंकि ये वाली डायरेक्शन है पीछे वाली तो प्लस क्यू से माइनस क्यू की ओर है तो ये वैल्यू है माइनस पी कैप में। किधर है माइनस की पी कैप में। जब माइनस क्यू से प्लस क्यू होता है तो पी कैप होता है और जब प्लस क्यू से माइनस क्यू होता है तो माइनस पी कैप होता है। तो 2E1 cos थीटा है, डायरेक्शन है माइनस पी कैप। ओके, अब हम इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं तो E वेक्टर बराबर हो जाएगा 2E1 यानी कि यहां से यहां जो विद्युत क्षेत्र निकलेगा वो हो जाएगा KQ अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। तो डिस्टेंस क्या है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, तो वो हो गया ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो 2E1। अब cos थीटा का फॉर्मूला क्या होता है आधार बटे कर्ण बेस बटा हाइपोटेन्यूज। ये थीटा है तो आधार a और कर्ण अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ऐसे आ जाएगा। ठीक है, अब देखो ये 2AQ मिलकर हो गया P वेक्टर और K आगे है इस साइड तो KP वेक्टर आगे में माइनस लगा देता हूं। क्यों माइनस लगा दिया क्योंकि इसमें माइनस P कैप आएगा डायरेक्शन में। तो यहां पे 2AQ मिलकर मोड P आएगा। मोड P वेक्टर से मल्टीप्लाई P कैप से मल्टीप्लाई होकर P वेक्टर बन जाएगा, माइनस वाला बाहर आ जाएगा। तो माइनस KP वेक्टर ऊपर आ गया और नीचे आ गया a स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2 क्योंकि पावर 1 यहां है 1/2 यहां है। अब इसमें से मैंने क्या किया आर स्क्वायर को कॉमन लिया। अगर आर स्क्वायर को कॉमन लेता हूं मैं तो बाहर क्या निकलेगा आर स्क्वायर की पावर 3/2। तो स्क्वायर की पावर 3/2 2 से 2 कट गया तो आर क्यूब बाहर आएगा और यहां आ गया a स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर प्लस 1 की पावर 3/2। अब फिर से सेम चीज अगर r a से बहुत बड़ा है तो a स्क्वायर बाय आर स्क्वायर की वैल्यू 0 हो जाएगी लगभग। 0 में 1 ऐड करेंगे तो 1 की कुछ भी पावर करें 1 तो ये पूरा टर्म हट जाएगा और निरक्ष स्थिति पर r दूरी पर रखे हुए बिंदु के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आ जाएगी माइनस KP अपॉन आर क्यूब, KP वेक्टर अपॉन आर क्यूब निरक्ष पर। तो निरक्ष पर माइनस KP अपॉन आर क्यूब और अक्ष पर था 2KP अपॉन आर क्यूब यानी कि अक्षीय स्थिति पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो निरक्षीय स्थिति की तुलना में -2 गुना होती है ना, बशर्ते दोनों r दूरी पर रखे हुए हों। अक्षीय स्थिति पर भी केंद्र से r दूरी पर हो और निरक्ष स्थिति पर भी केंद्र से r दूरी पर ही हो। अब एक और डेरिवेशन देखते हैं हम, वो है एक समान विद्युत क्षेत्र में रखे हुए द्विध्रुव पर लगने वाला बल और बलाघूर्ण। तो सबसे पहले हम बल की बात करते हैं। एक द्विध्रुव लिया है हमने -q प्लस q का जो इस एक समान विद्युत क्षेत्र से कुछ थीटा कोण पर रखा हुआ है। तो बल की बात करें तो इस वाले पर लगेगा q इंटू ई। मान लेते हैं ये आई कैप वाली डायरेक्शन है तो क्यू ई आई कैप और ये माइनस क्यू ई आई कैप। इस पर इधर की तरफ बल लगेगा, नेगेटिव क्यू वाला है तो विद्युत क्षेत्र से विपरीत दिशा में लगेगा और इसमें विद्युत क्षेत्र की दिशा में लगेगा। धनावेश जो है उस पर बल विद्युत क्षेत्र की दिशा में लगता है और ऋणावेश पर विपरीत दिशा में लगता है। तो इस पर आई कैप में प्लस क्यू ई और इस पे माइनस आई कैप में क्यू ई। तो कुल मिलाकर इस विद्युत द्विध्रुव पर नेट बल तो 0 हो जाएगा। तो कुल बल अगर पूछा जाए थीटा कोण पर रखे हुए किसी विद्युत द्विध्रुव पर किसी थीटा कुछ भी हो, कुल बल कितना आ जाएगा 0। एक समान विद्युत क्षेत्र में अगर एक द्विध्रुव रखा हुआ है तो उस पर लगने वाला कुल विद्युत बल 0 हो जाएगा। दूसरे बलों की हम यहाँ पे चर्चा नहीं कर रहे हैं, चाहे वो गुरुत्वीय बल हो या और किसी भी प्रकार का बल हो। ठीक है, अब हम दूसरी बात करते हैं। चलो बल तो 0 है लेकिन क्या बलाघूर्ण भी 0 है? क्या बल की वजह से ये चीज घूमेगी या नहीं? अगर घूमेगी मतलब कुछ ना कुछ बलाघूर्ण है और नहीं घूमेगी मतलब नहीं है बलाघूर्ण, यानी कि बल की वजह से घूर्णन इसमें हो रहा है या नहीं।
तो बलागुण क्या होता है, बल इंटू बल के मध्य की दूरी, है ना। तो बल जहां पे लग रहा है उन आधार रेखाओं के मध्य की दूरी, तो इस पर बल लग रहा है इधर, ठीक है, और इस पर बल लग रहा है इधर, ठीक है। तो ये जो इन दोनों के मध्य की दूरी है इसको बल से गुणा करना पड़ेगा, वो हमारा बलागुण आएगा, जिसको अपन टॉर्क कहते हैं। तो लंबवत दूरी ये है, ये दूरी 2a कर्ण, और ये लंब, भाई ये थीटा कोण है तो ये भी थीटा कोण ही हुआ वो, तो ठीक है। तो लंब और कर्ण से ये वैल्यू निकल के आएगी 2a sin थीटा, ठीक है, क्योंकि sin थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, तो लंब बराबर कर्ण इंटू साइन थीटा, कर्ण 2a दे रखा है तो लंब की वैल्यू आ गई 2a sin थीटा, ठीक है। तो टॉर्क बराबर क्या होता है, फोर्स इंटू उनके बीच की दूरी, तो फोर्स लग रहा है कितना है, Q इंटू E, और इनके बीच की दूरी कितनी आ गई, 2a sin थीटा, ठीक है। अब 2aq मिलाकर P वेक्टर हो गया, ठीक है, 2aq और E और sin थीटा, 2aq हो गया मोड P, E sin थीटा, और PE sin थीटा को आप चाहे तो P क्रॉस E भी लिख सकते हैं। क्रॉस प्रोडक्ट के रूप में लिखना चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं, और क्रॉस प्रोडक्ट के रूप में नहीं लिखना चाहे तो मोड P मोड E sin थीटा और उसकी जो डायरेक्शन है वो लिखते हैं। तो टॉर्क का फॉर्मूला आ गया यहाँ पे PE sin थीटा, जहां पे थीटा क्या है, किस एंगल पे ये रखा हुआ है। तो बलागुण 0 हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, ये थीटा पर निर्भर करेगा। अगर साइन थीटा की वैल्यू 0 है मतलब थीटा बराबर 0 है, थीटा बराबर 0 है मतलब ये द्विध्रुव ऐसे रखा हुआ है, -q इधर प्लस q इधर, यानी कि इसका द्विध्रुव आघूर्ण E वेक्टर की दिशा में है। तो थीटा बराबर 0 होने पर टाउ की वैल्यू यानी कि बल आघूर्ण की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0, और इसे हम स्थायी साम्यावस्था कहेंगे। क्या कहेंगे, स्थायी साम्यावस्था। अब स्थायी साम्यावस्था और अस्थायी साम्यावस्था क्या है, उनमें डिफरेंस मैं थोड़ी देर में आपको बताने वाला हूं। फिलहाल आप ये समझ लो कि साइन थीटा जब 0 है तो इस पे बल तो 0 था ही सही, बल आघूर्ण भी 0 था, ये स्थायी साम्यावस्था है। थीटा बराबर 90 डिग्री ले लें तो थीटा साइन थीटा का मान 1 हो जाएगा, जो कि अधिकतम संभव मान है। तो इस पर कुल जो टॉर्क लगेगा वो मैक्सिमम होगा और उसकी वैल्यू हो जाएगी P इंटू E, ठीक है। तो द्विध्रुव की परिभाषा आप ये भी ले सकते हो कि जब थीटा लंबवत 90 डिग्री हो तो जितना विद्युत क्षेत्र है वही टॉर्क आ जाएगा, या जितना टॉर्क है उतना ही विद्युत क्षेत्र आ जाएगा, है ना। ये वाली घूर्णन, इसमें अधिकतम बलागुण लगेगा। मैक्सिमम बलागुण कब लगता है, जब थीटा बराबर 90 डिग्री हो, यानी कि ये यूं हो, -q + q, इस पर सबसे ज्यादा घुमाने वाला बल लग रहा होगा। और थीटा बराबर 180 डिग्री देखें दोबारा तो साइन थीटा, ये एक इंटरेस्टिंग सी सिचुएशन है। यहाँ पे टाउ का मान 0 आएगा क्योंकि साइन 180 डिग्री भी 0 होता है, लेकिन एक वर्ड इसके साथ लिखा होता है कि भाई ये अस्थायी साम्यावस्था है। ये साम्यावस्था तो है पर ये अस्थायी साम्यावस्था है। तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है दोनों सिचुएशन में, बस हम ये लास्ट समझ के इस वाले वीडियो को वाइंड अप करेंगे, खत्म कर देंगे। तो देखो ये जो थीटा इक्वल टू 0 था, इसमें ये -q इधर था और +q इधर था, ठीक है, ऐसा कुछ था E की दिशा में। अब स्थायी साम्यावस्था किसे कहते हैं, अगर साम्यावस्था से किसी चीज को मैंने थोड़ा सा धक्का दिया, थोड़ा सा बल लगाया और ऐसा करके जब वो बल हटाया तो वो वापस उसी अवस्था में आ जाए तो साम्यावस्था है स्थायी। लेकिन अगर थोड़ा सा बल लगाने के बाद उसकी साम्यावस्था हट जाए, खत्म हो जाए, तो ऐसी साम्यावस्था को अस्थायी साम्यावस्था कहेंगे। दो प्रकार की सिचुएशन आप लो, एक ऐसी वाली और एक ऐसी वाली। यहाँ पे कण रुका हुआ है, यहाँ पे भी कण रुका हुआ है। अगर यहाँ पे भी साम्यावस्था में, यहाँ भी साम्यावस्था में, यहाँ से थोड़ा बल लगा के मैं इसको धक्का दूं तो कुछ देर बाद वापस ये यहीं आ जाएगा, इसको बोलेंगे स्थायी साम्यावस्था। लेकिन अगर मैं यहाँ से धक्का दूं तो ये यहाँ से हटकर दूसरी अवस्था में चला जाएगा, तो ऐसी अवस्था को बोलते हैं अस्थायी साम्यावस्था। तो अगर ये उल्टा रखा होता ऐसा +q -q, तो जैसे मैं इसको थोड़ा सा भी धक्का देखता तो घूमकर ये सीधा हो जाता ऐसा -q + q टाइप का।
और अगर मैं ऐसे ही रखता तो थोड़ा सा धक्का देते फिर वापस ये यहीं आ जाता, क्योंकि इसको अंततः विद्युत क्षेत्र के अलाइन होना है, क्योंकि इस ही स्थिति में इस पर फाइनल बलागुण 0 होगा। तो इसमें स्थायी साम्यावस्था आती है जब थीटा 0 है और थीटा 180 है, तो अस्थायी साम्यावस्था इसके अंदर आती है। अस्थायी साम्यावस्था से जब भी किसी चीज को थोड़ा सा डिफ्लेक्ट करते हैं तो उसकी साम्यावस्था हट जाती है। स्थायी साम्यावस्था से जब किसी चीज को डिफ्लेक्ट करते हैं तो उसकी साम्यावस्था बनी रहती है। ओके, बाय।